हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट सेकंड वाला भारतीय धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन का, जो हमने पहले पार्ट बनाया था, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा फुले, इनके बारे में हमने देखा था। उसका सेकंड वाले पार्ट में हम देख रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार में स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, उनका उद्देश्य पढ़ना है। और तीसरा हमको पढ़ना है थियोसॉफिकल सोसाइटी जिन्होंने एनी बेसेंट में श्रीमती एनी बेसेंट थी। और हमारा चौथा पांचवा है जो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन जो हुआ था। तो इनके बारे में हमको अच्छे से देखना है कि इन लोगों ने क्या क्या समाज सेवक बने थे और कैसे कैसे समाज की सेवा करी थी, और कि इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवक में लगा दिया था। तो देखते हैं दोस्तों कि इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या समाजों के लिए योगदान दिया। चलो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 19वीं शताब्दी के रामकृष्ण परमहंस जो था 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक था। रामकृष्ण परमहंस जो था शिक्षाओं के ऊपर बहुत योगदान दिया था, शिक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निभाया था। इसका जन्म हुआ था 1836 में, बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। तो रामकृष्ण परमहंस जो था शिक्षाओं के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसका जन्म हुआ था 1836 में, बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम था इन्होंने क्या करा था, बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था यह। मतलब रामकृष्ण परमहंस जो था बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये सभी धर्मों को पवित्रता से स्वीकार कर लिया था कि किसी भी धर्म में इन्होंने अवहेलना नहीं करी, और इन्होंने सभी धर्मों को पवित्रता से स्वीकार भी कर लिया था। आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को इन्होंने महान बताया था। भारतीय संस्कृति जो हुआ करती थी, इनको इन्होंने महान बताते हुए इन्होंने क्या करा, मूर्ति पूजा को सही माना। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को महान बताया और मूर्ति पूजा को सही माना कि मूर्ति पूजा करना भी हमारे लिए सही है, हमारी संस्कृति यही है कि हम मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, ये सही है। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से जो मतलब उस समय जो कुछ सुधारक हुआ करते थे, रामकृष्ण परमहंस के जो उसके साथ जो कुछ सुधारक थे, ये भी लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए और ये भी समाज सेवक बनने लग गए। उसके बाद उनका जो उपदेश था, उनका उपदेश तथा उनकी जो शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी, तो उपदेशों तथा शिक्षाओं को जन सामान्य तक की इन्होंने जितना भी उपदेश दिया, जितनी भी शिक्षा दी, उनको जन सामान्य यानी कि जनता तक पहुंचाने का कार्य उनका शिष्य जो हुआ करता था, जिसके बारे में हमें अभी देखना है। स्वामी विवेकानंद था, उनका शिष्य था स्वामी विवेकानंद। स्वामी का जन्म हुआ था 1863 में। 1863 में बंगाल में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में होता है और परमहंस का जन्म होता 1836 में बंगाल में हुगली जिले में होता है, और इसका जन्म जो होता 1863 में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में होता है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम आप जानते हो या नहीं जानते हो तो देख लो। इसके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो इन्होंने क्या करा, ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़ा कि हमें ज्ञान की भी बहुत जरूरी है, ज्ञान की जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो इन्होंने ज्ञान की जानकारी लेने के लिए ज्ञान की खोज में निकला, तो वो एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिसके बारे में हमारा अभी बताया था। तो रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके उपदेश तथा इनकी शिक्षाओं को सुनकर, इनकी बातों को सुनकर इनसे जब प्रभावित हुआ, तो उन्होंने 1897 में इन्होंने कृष्ण मिशन की स्थापना भी कर दी। तो 1897 में ये कृष्ण मिशन की स्थापना भी कर देते हैं। इस मिशन का उद्देश्य था, इस मिशन का यही उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर
समाज सेवा करना, इनका यही उद्देश्य था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद हो रहा है, भारत में जो राष्ट्रवाद होता है, उनका अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य यही सुन लो कि जैसे अगर बाढ़ आती है, अकाल जैसी समस्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, उस समय समाज को राहत दिलाना इनका दूसरा उद्देश्य था। तो इन्होंने ये भी क्या, प्राकृतिक आपदाओं के समय समाज का राहत कार्य करना ये इनका उद्देश्य था। अब देख रहे हैं कि इन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोलने का काम भी किया था, कि इन्होंने भी समाज के लिए नई नई शिक्षण संस्थाएं खोले, अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं भी इन्होंने खोलने का काम किया। और रामकृष्ण मिशन जो था, रामकृष्ण मिशन के तहत सभी धर्मों पूजा पद्धतियों का आदर भाव से देखा, सभी धर्मों को तथा जो पूजा पद्धतियां होती थी, अलग अलग पूजा पाठ होता है सभी धर्मों में, तो इन्होंने उनको आदर भाव से देखा, किसी भी धर्म में इन्होंने भेदभाव नहीं किया और सभी आस्थाओं का सम्मान भी किया था। इन्होंने जितनी भी आस्थाएं थी उन आस्थाओं का इन्होंने सम्मान किया था। और आप जानते हैं भारतीयों को जागृत करने के लिए इन्होंने गरीबी दूर करने का प्रयास भी किया था, कि भारतीयों को जागृत कैसे किया जाए, तो उनकी जो गरीबी थी उनकी गरीबी को दूर करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद में इन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोच्चम संस्कृति बताते हुए उन्होंने विदेश में इस संस्कृति का प्रचार प्रसार भी बहुत किया था, कि जो भारतीय संस्कृति है विश्व की सर्वोच्चम संस्कृति है, ऐसा विदेशों में जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार भी बहुत किया था। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जो था, रामकृष्ण मिशन में पूरा जीवन लगा दिया और समाज सेवा करते इनका भी देहांत तो हो गया था। इसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसमें एनी बेसेंट एक सदस्य भी बनती है और उसके बाद में ये अध्यक्ष भी बन जाती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अर्काट ने इन्होंने अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं। और इसका मुख्यालय जो हुआ करता था, इसका मुख्यालय मद्रास जो कि चेन्नई में पड़ता है, तो इन्होंने चेन्नई में, मद्रास में, अडियार में इनकी स्थापना, मतलब इनके मुख्यालय भी बना देते हैं। उसके बाद में 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, श्रीमती एनी बेसेंट 1889 में इनका सदस्य बन जाती है। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1889 में ये उसकी सदस्य बन जाती है। और 1893 में 4 साल बाद इन्होंने भारत में आने के बाद इसका कार्य भी करने लग गई और 1907 में इस सोसाइटी की अध्यक्ष भी बन जाती है। आप देख रहे हैं 93 से इधर 7 यानी कि 14 साल बाद, 14 साल तक ये भारत में कार्य करती है। उसके बाद में ये 1907 में इस सोसाइटी की अध्यक्ष भी बन जाती है। पहले तो 1989 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनती है, 93 में भारत आती है और उसका काम करने लगती है। तो 7 साल रहने के बाद 14 साल में ये सोसाइटी की अध्यक्ष भी बन जाती है। इन्होंने भारतीय वेद तथा पुराण एवं दर्शन एवं साहित्य का गहन से अध्ययन किया था। तो इन्होंने भारतीय वेद पुराण तथा दर्शन साहित्य का गहन से अध्ययन भी इन्होंने करा था। और उन्होंने भारतीयों को उनकी संस्कृति को महानता को समझाते हुए इन्होंने पुनः जागृत करने का भी प्रयास बहुत किया था। इन्होंने भगवत गीता तथा अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। क्या हुआ था कि जो भगवत गीता थी तथा अन्य दूसरे भी ग्रंथ थे, उनका अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने बहुत किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए इन्होंने भी दूसरे देशों में भी जाकर इनका प्रसार करते हैं। और इन्होंने भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं पर अनेक लेख भी लिखा था। और अनेक लेख लिखने के बाद इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदू धर्म पद्धतियों में अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित किया था। तो इन्होंने हिंदू धर्म पद्धतियों की जो अनेक पुस्तकें प्रकाशित की थी, उनको भारत में बौद्धिक जागरण भी करवाया था। उसके बाद में 1898 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कर देते हैं। तो
इनमें कुछ जो इसके बाद में जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, उसके बाद में इनका जो समाज सेवक होते हैं वो उनके पीछे काम करने लगते हैं। तो उनमें कुछ समाज सुधारक भी हुआ करते थे। तो इनमें कुछ समाज सुधारकों के नाम बताने जा रहा हूँ, अच्छे से याद रखना। उनमें जो समाज सुधारक था ईश्वर चंद विद्यासागर, जिसका नाम आप बहुत कई बार सुन चुके होंगे। इन्होंने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में इन्होंने भी समाज सुधार, इनके उद्देश्यों से ये भी प्रभावित होते हैं और ये भी समाज सुधारक बन जाते हैं। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ये भी था, और केशव चंद सेन ये भी समाज सुधारक था। देवेंद्र नाथ टैगोर ये भी समाज सुधारक था। नारायण गुरु ये भी समाज सुधारक थे। इन लोगों ने भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन को सक्रिय करने में बहुत योगदान रहा था। तो इन्होंने भारतीय सामाजिक आंदोलन को सक्रिय करने में लगे रहे थे। तो दोस्तों उसके बाद में जो जिस मुस्लिम समाज तथा सुधार आंदोलन शुरू हो गया था, उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी में जिन्होंने भी इनका योगदान बहुत अच्छी तरह से रहा, आप देख लिए होंगे। लेकिन इसके बाद में मुस्लिम समाज सुधार भी आंदोलन आया था। तो उसमें जो नवाब अब्दुल लतीफ था, नवाब अब्दुल लतीफ जो हुआ करता था, इन्होंने 1863 में कलकत्ता में मुस्लिम साहित्य सभा की स्थापना करी, जिसको मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना करी थी और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रचार प्रसार भी किया था। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का भी बहुत प्रचार किया था कि हिंदू मुस्लिम को एक किया जाए। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का भी प्रचार किया था। उसके बाद में जो सर सैयद अहमद इन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत बल दिया था। तो सर सैयद अहमद खान जो था मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा पर बहुत बल दिया था। उसके बाद में इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया। उसके बाद इन्होंने भाग्य विधाता को दूर करने का बहुत प्रयास किया। और 1864 में एक अनुवाद समिति, जिसे विज्ञान समिति के नाम से जानते हैं, इसकी भी स्थापना करते हैं 1864 में। और उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों को, कुछ पुस्तकें थी विज्ञान तथा अन्य विषयों पर जो पुस्तकें लिखी गई थी, उन अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करने का भी बहुत प्रयास किया और इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था उन पुस्तकों का। उसके बाद में 1877 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना करी थी। क्या नाम था, अच्छे से ध्यान से देखो। 1877 में अलीगढ़ में, कहाँ पर, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जहां अंग्रेजी माध्यम में कला तथा विज्ञान विषयों पर पढ़ाया जाता था। यह कॉलेज जो हुआ करती थी, यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है और कालांतर में उसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन भी यहीं पर हुआ था। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोली गई। इसके बाद में इसको अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। और जो सर सैयद अहमद खान जो था, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन बहुत किया था। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन बहुत किया। इसका मतलब कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर समर्थन किया, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान इसका हिंदू मुस्लिम एकता का, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता का समर्थन भी किया, हिंदू मुस्लिमों के लिए शिक्षण संस्थाएं भी खोली। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता का ज़्यादा समर्थन किया होगा। इसके बाद में पूर्णतः ये अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। ये उसके बाद में पूर्ण अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। उसके आने के बाद में इन्होंने क्या करा था, दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था। इन्होंने बताया कि दास प्रथा जो है इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। तो इन्होंने दास प्रथा का भी विरोध किया और इन्होंने कुरान के अध्ययनों पर बहुत जोर दिया। मतलब जो कुरान हुआ करती थी ना, उनके अध्ययन के ऊपर बहुत जोर दिया था। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने पढ़ा और अपने विचारों को तहजीब
अखलाक, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। तो तहजीब उल अखलाक नामक जो पत्रिका हुआ करती थी उनको ज़्यादा प्रकाशित किया और उसके बाद में समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया उसको। तो उन्होंने क्या करा, अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक पुस्तक पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया। उसको प्रकाशित करने के बाद उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों, आप मेरे जो दोनों पार्ट के वीडियो है, कल वाला वीडियो और आज वाले वीडियो में, दोनों में देखा होगा कि इन लोगों ने कैसे कैसे समाज के लिए सुधार किए और कितनी प्रयास करे थे। तो आप भी कुछ पढ़ने के लिए ऐसे ही प्रयास करिए। इन लोगों ने तो समाज को सुधार दिया था, हम खुद का जीवन नहीं सुधार सकते हैं क्या? तो इन्होंने जितने भी प्रयास किए उन प्रयासों में ये लोग सफल हो गए थे। तो इन्होंने 19वीं शताब्दी में बहुत समाज सुधार के लिए आंदोलन भी उठाए और बहुत प्रयास भी किया। जो भी था उनके लिए सही था और हमारे लिए भी ये सही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो अगर बेल आइकन भी दबाया होगा आपने सब्सक्राइब करके, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, तो आप उसे मिस नहीं कर सकते हो। तो आप अगर मेरा एक भी वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक करके कमेंट करते रहिए कि आपको और भी कैसे वीडियो चाहिए और किस टॉपिक से वीडियो चाहिए। मैं आपको बताता रहूँगा और वीडियो डेली डाल रहा हूँ। मतलब किसी भी टाइम पे एक दिन में एक बार एक वीडियो तो आ ही जाएगा। तो आप देखते रहिए, हर टाइम पे मेरा हर दिन एक वीडियो आता रहेगा। तो आपको इन समाज सुधारकों से कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किया और कैसा कैसा इन्होंने प्रयास किया, इनसे आपको क्या सीख मिलती है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। कल का हमारा होगा राष्ट्रीय आंदोलन, जिन्होंने महात्मा गांधी तथा विपिन चंद्र पाल एवं सुभाष चंद्र बोस एवं इन लोगों ने मतलब बहुत से प्रयास किए इस आंदोलन में। बहुत से इन्होंने भाग लिया जो 1885 से 1918 तक ये प्रयास करते रहते। तो इन आंदोलन के बारे में भी देखेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।